नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रकार का मॉडल पेपर। आज का हमारा यह लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर को करा दिया था। जिन विद्यार्थियों ने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है वो सभी लोग चैनल पर जाकर के कोर्स वाले सेक्शन से उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने 100 MCQ प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कराया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से यानी कि सेकंड वाले मॉडल पेपर में हम टॉप 75 MCQ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पिछले 3 वर्षों में जो रिपीटेड प्रश्न है वो उसमें वही सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो आपको इस सत्र में पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन जिसमें है वल्केनाइजेशन क्रिया रबर को बनाती है। वल्केनाइजेशन क्रिया रबर को अधिक मजबूत बनाती है, क्योंकि प्राकृतिक रबर जो होता है बहुत ही नरम और चिपचिपा होता है। जब इसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो अणुओं के बीच में क्रॉस लिंकेज बनता है, और इस प्रक्रिया से रबर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और अधिक टिकाऊ हो जाता है। तो इस क्रिया को पूरे क्रिया को वल्केनाइजेशन क्रिया कहते हैं, और वल्केनाइजेशन क्रिया में रबर क्या होता है, मजबूत बन जाता है। आंसर बी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 2 है प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। तो ये बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, और आइसोप्रीन का जो आइसोपीएससी नाम है, माफ कीजिएगा, IUPAC नाम है, ये है 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा शाखित बहुलक है? शाखित बहुलक यहाँ पर पूछा गया है। तो शाखित जो बहुलक है वो है कम घनत्व वाले बहुलक। जो कम घनत्व वाले बहुलक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? शाखित बहुलक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 जो कि है प्रकाश प्राकीर्ण विधि का उपयोग उपयोग क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है कि औसत संख्या मोलर द्रव्यमान, बी है औसत वजन मोलर द्रव्यमान, ऑप्शन सी है आ और बा दोनों, ऑप्शन नंबर द जिसमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औसत वजन मोलर द्रव्यमान। प्रकाश प्राकीर्ण विधि का उपयोग करके हम औसत वजन मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करते हैं। बहुलकों का अणुभार अलग अलग विधियों से निकाला जाता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। प्रकाश प्राकीर्ण विधि से कणों के आकार भार पर निर्भर करता है, और औसत वजन जो मोलर द्रव्यमान है जिसे MW से हम निर्धारित करते हैं, तो ये निकालने के काम आता है औसत वजन मोलर द्रव्यमान। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन इसमें है कि यदि त्रिज्या अनुपात 0.155 से लेकर 0.225 की सीमा में है तो समवयन संख्या क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए त्रिकोणीय व्यवस्था में एक परमाणु 3 अन्य परमाणुओं को छूता है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन संख्या होगी वो 3 होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 है जिसमें RNA का मुख्य कार्य क्या है, ये पूछा गया है। तो RNA का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है? तो आप सबको पता है कि RNA का जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना है। क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। डीएनए जानकारी को स्टोर करता है। जो अगर डीएनए पूछा जाता कि डीएनए का क्या कार्य है, तो डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए जानकारी को स्टोर करता है। जबकि अगर बात करें आरएनए की, तो आरएनए उससे जानकारी को काम में लाता है। जो जानकारी डीएनए देता है उस जानकारी को उठा करके आरएनए उस जानकारी को काम में लाता है। ठीक है, और कोशिका के अंदर राइबोसोम के साथ मिलकर के आरएनए जो है ये क्या बनाता है? अमीनो एसिड। अगर आपसे कहा जाए कि RNA कोशिका के अंदर राइबोसोम के साथ मिल करके क्या बनाता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये अमीनो एसिड को बनाता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य कार्य है ये क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस करना। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 इसमें है कि एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है ताप, बी है आपका जिसमें पीएच, ऑप्शन सी जिसमें सांद्रण, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि एंजाइम बहुत संवेदनशील होते हैं, तापमान बढ़ने पर वो नष्ट हो जाते हैं, पीएच बदलने पर उनकी सक्रियता भी कम हो जाती है। ठीक है, यानी इनका सांद्रण कंसंट्रेशन का असर डलता है। तो इसलिए ये सभी सही उत्तर होंगे, ताप, सांद्रण और पीएच।
अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि है पैरासीटामॉल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पैरासीटामॉल का फॉर्मूला। तो बेंजीन रिंग के ऊपर NHCOCH3 जहां पे दिख जाए वही आप लगा देंगे करेक्ट उत्तर। ठीक है, और OH समूह वहां पर उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखेंगे तो NH बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे क्या है? NHCOCH3 और OH। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये आपका पैरासीटामॉल है। और पैरासीटामॉल का जो बोटेनिकल नेम है, वैज्ञानिक नाम, माफ कीजिएगा, वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम है पी एसिटा मिडोफिनोल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, जिसमें है कि ग्वानिन तथा साइटोसिन में बेसों का जुड़ाव होता है। तो ग्वानिन को जी से हम डिनोट करते हैं, ग्वानिन जी तथा साइटोसिन सी में बेसों का जो जुड़ाव होता है वो 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा होता है। कितने बंध? 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड है। स्टेप 1 की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? ये एक प्रकार का प्यूरिन या पिरिमिडिन बेस प्लस पेंटोस होता है। प्यूरिन या पिरिमिडिन बेस प्लस पेंटोज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसको समझते हैं। देखिए, न्यूक्लिक एसिड में घटकों को हम नाइट्रोजन बेस यानी प्यूरिन पिरिमिडिन के केवल शुगर पेंटोज से जुड़ता है तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। यदि इसमें फास्फोरिक एसिड भी जुड़ जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अगर देखिए प्यूरिन या पिरिमिडिन बेस या पिरिमिडिन बेस प्लस पेंटोज प्लस शुगर जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अभी पिरिमिडिन बेस और पेंटोज है तो ये न्यूक्लियोसाइड है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, जिसमें अल्फा डी फ्रक्टोज की हार्वर्ड संरचना। फ्रक्टोज की यहाँ पर क्या पूछी गई है? हार्वर्ड संरचना पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, ये आपका फ्रक्टोज का आवर्त संरचना है और इसमें आपको पहचान करना है कि आवर्त फ्रक्टोज की आवर्त संरचना कौन सी है। तो आवर्त संरचना फ्रक्टोज की आपका फर्स्ट नंबर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर। क्योंकि देखिए फ्रक्टोज का एक कीटो हेक्सोस है। फ्रक्टोज क्या है? एक कीटो हेक्सोस है जो 5 सदस्यीय वलय यानी कि फ्रक्टोज रिंग से बनता है। ठीक है, तो अल्फा रूप में एनोमेरिक कार्बन 2 पर उपस्थित होता है और OH समूह रिंग के नीचे की ओर होती है। ठीक है, और इस प्रकार से यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, जिसमें है अधि अवयवी किस विन्यास पर भिन्न होते हैं। तो ये जो भिन्न होते हैं ये कहाँ पर भिन्न होते हैं? ये भिन्न होते हैं C1 कार्बन पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? आपको बताना है इनमें से पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो सुक्रोज क्या है? ये एक प्रकार का डाइसेकेराइड है। बाकी बात करें स्टार्च की तो स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज और एमाइलोज। सेलुलोज, एमाइलोज और स्टार्च ये पॉलीसेकेराइड है, जबकि सुक्रोज क्या है? ये डाइसेकेराइड है। क्लियर है? तो आंसर आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, जिसमें है NaCl क्रिस्टल है। तो NaCl क्रिस्टल क्या है? ये फलक केंद्रित घन है। क्या है? फलक केंद्रित घन। ऑप्शन 20 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। NaCl में Na प्लस और Cl माइनस आयन एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं। इसमें क्लोराइड आयन FCC, फलक केंद्रित को कहते हैं FCC। ठीक है, FCC यानी कि फलक केंद्रित घन जालक बनाते हैं और सोडियम आयन अष्टफलकीय रिक्तियों में होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपका हो जाएगा NaCl क्रिस्टल FCC हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, जिसमें है कि निम्न में एंजाइम है। एंजाइम को आपको यहाँ पर पहचान करना है कि एंजाइम इनमें से कौन सा है। ठीक है, अब इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें दिया गया है इमुल्सिन। इमुल्सिन ही एंजाइम है, पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। इमुल्सिन क्या है? एंजाइम है। बाकी सुक्रोज, माल्टोज, लिपिड्स ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? लिपिड्स ये है। माल्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है। इमुल्सिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। तो यहाँ पर एंजाइम पूछा गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नंबर 16, अमीनो अम्ल हैं उदासीन, क्षारीय, अम्लीय या उपयुक्त सभी। तो अमीनो अम्ल उदासीन भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं। ये तीनों माध्यम में होते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर आप करेंगे ऑप्शन नंबर द। क्यों होते हैं? क्योंकि जब अमीनो एसिड की बात हो तो अमीनो एसिड में क्या होता है कि इसमें NH2 और COOH समूह के अलावा एक R
ग्रुप भी होता है जिसे साइड चेन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो जब R में अतिरिक्त COOH होते हैं तो वो अम्लीय हो जाता है। NH2 होता है, जब NH2R के साइड चेन के पास NH2 पाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, तो ये अम्लीय हो जाता है, माफ कीजिएगा, तो क्षारीय हो जाता है। या तो दोनों मौजूद होते हैं तो ये उदासीन हो जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। प्रश्न नंबर 17 जिसमें है कि पेप्टाइड आबंध हैं, तो इनमें से सी, यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड सी, CO और NH, ये आपका क्या है, पेप्टाइड आबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18, अल्फा अमीनो अम्ल निम्न में से किस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। तो अल्फा अमीनो अम्ल जो बनाए जाते हैं ये किस विधि से, तो स्टेकर विधि और कूप विधि, इन दोनों का प्रयोग करके अल्फा अमीनो एसिड बनाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 19 जिसमें है कि एक क्रिस्टल में बेब्रियस जालकों की संख्या कितनी होती है। तो बेब्रियस जालकों की संख्या टोटल जो होती है वो 14 होती है, और ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है अभी तक, ठीक है, तो इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 जिसमें है कि दृश्यमान प्रकाश में तरंग दैर्ध्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होते हैं वो 400 से 700 nm होते हैं। कितने, 400 से 700 nm। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21, एंजाइम हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया है, एंजाइम हैं। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है एक सैकेराइड जो रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, तो एंजाइम्स क्या एक प्रकार के सैकेराइड हैं, क्या ये सही ऑप्शन है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं जनरली। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल जो रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। DNA अणु जो रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, नहीं। प्रोटीन जो रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं उनको क्या कहा जाता है, एंजाइम्स कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं प्रश्न नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंजक क्षारीय है। क्षारीय रंजक पूछा गया है, तो इनमें से मेलाकाइट हरा, मेलाकाइट हरा, ये जो मेलाकाइट हरे रंजक हैं ये क्षारीय हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन में राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 23, जल में अघुलनशील रंजक का एक उदाहरण पूछा गया है। तो जल में अघुलनशील जो रंजक है, इनसॉल्युबल डाई जो है वो है वेट डाई। वेट डाई क्या है, ये जल में अघुलनशील डाई है। कुछ रंजक सीधे पानी में नहीं घुलते हैं, उन्हें रासायनिक रूप में बदल करके कपड़े पर चढ़ाया जाता है। वेट रंजक जैसे कि नीले रंग हो गए, जैसे इंडिगो, पानी में अघुलनशील होते हैं। इन्हें पहले लिको रूप में या लिक्विड रूप में घुलनशीलता में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए वाला करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपको बताना है। तो इनमें से दोस्तों बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 25, अकार्बनिक रबड़ क्या है पूछा गया है। तो अकार्बनिक रबड़ ये एक ऐसा बहुलक होता है जिसमें कार्बन की जगह पे फास्फोरस और नाइट्रोजन की मुख्य श्रृंखला होती है, ठीक है। तो पॉलीफास्फोनाइट्रिल क्लोराइड NPCl2, ठीक है, ये इनके ये गुण वाले होते हैं और इसलिए इन्हें अकार्बनिक रबड़ भी कहते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉलीफास्फोनाइट्रिल क्लोराइड, ये अकार्बनिक रबड़ है। प्रश्न नंबर 26, क्यूबिक सिस्टम के लिए अक्षीय अनुपात इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो इसमें अक्षीय कोण क्या होगा, तो इसका जो अक्षीय कोण होगा वो हो जाएगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27 जिसमें कि ब्रैग के कानून के लिए सही अभिव्यक्त एन लैम्डा है। तो ब्रैग समीकरण एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डी परतों के बीच की दूरी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी 2d साइन थीटा, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28 जिसमें पूछा गया कौन सा प्राकृतिक रंजक है। क्वेश्चन है कौन सा प्राकृतिक रंजक है, और इसमें है एलेजरीन, बी दिया गया है ऑप्शन मेथिल ऑरेंज, सी है एजोरंजक और डी दिया गया है किरोडामाइन। तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि
कौन सा प्राकृतिक रंजक है? तो यहाँ पर एलिजरीन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29 जिसमें एस्पिरिन का दूसरा नाम, प्रश्न नंबर 29 जिसमें है कि एस्पिरिन का दूसरा नाम, तो सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल है, इसका नाम है एस्टिल सैलिसिलिक, माफ कीजिएगा एस्टिल सैलिसिलिक अम्ल एस्पिरिन का दूसरा नाम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 30 है डीएनए मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए का मॉडल प्रस्तावित किया था। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। और कब प्रस्तावित किया था? तो इसको ध्यान रखेंगे 1953 में, सन 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल पेश किया था। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताया था कि डीएनए की दो श्रृंखलाएं एक दूसरे के चारों ओर लिपटी हुई हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 31 इसमें इंडिगो है, पूछा गया है कि इंडिगो है, ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पर, बेटडाई, बी ऑप्शन है ट्राइफेनिल मेथिन रंजक, सी है एजो रंजक और डी दिया गया है रंग बंधक रंजक। तो इंडिगो जिसे नील कहते हैं, तो एक प्राचीन रंजक है जो जल में आघुलनशील होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, एक बेट डाई है, इंडिगो एक बेट डाई है। प्रश्न नंबर 32 डीएनए के एक मोड़ की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्राम होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वाटसन और क्रिक मॉडल के अनुसार डीएनए एक घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है, इसके एक पूरे चक्कर यानी कि हेलिक्स टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। इस एक पूर्ण घुमाव की टोटल लंबाई जो होती है वो 34 एंगस्ट्राम के आसपास होती है। आंसर हो जाएगा बी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 33 जिसमें मार्क हाउकिंग समीकरण, माफ कीजिएगा मार्क हॉबिक समीकरण में पूछा गया है। तो मार्क हॉबिक जो समीकरण है वो है कि ईटा इक्वल टू के एम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 34 आरलॉन किसका बहुलक है? तो ऑरलॉन किसका बहुलक है? ये बहुलक है वाइनिल साइनाइड का, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 इसमें पूछा गया N3P3Cl में N का संकरण, इसमें क्या पूछा गया है? N का संकरण पूछा गया है, तो आपको बताना है। तो ये फास्जीन का फॉर्मूला है, ठीक है, ये फास्जीन का फॉर्मूला है N3P3Cl। तो N का जो संकरण होगा वो sp2 संकरण होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए संकरण की अगर बात करें तो संकरण के नियम के अनुसार जब नाइट्रोजन एक डबल बॉन्ड से बनता है तो वहां पर sp2 संकरित होता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि लाल स्याही बनाने में प्रयुक्त होता है, तो लाल स्याही बनाने में जो प्रयुक्त होता है वो होता है इओसिन, इओसिन प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 37 गट्टा परका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गट्टा परका, ये क्या है? तो गट्टा परका एक प्रकार का ट्रांस आइसोप्रीन है, क्या है? ट्रांस आइसोप्रीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 38 जिसमें पूछा गया बैकेलाइट बहुलक है, तो बैकेलाइट किसका बहुलक है? तो ये थर्मोसेटिंग का बहुलक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। बैकेलाइट फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, गर्म करने पर इसमें मजबूत क्रॉस लिंकेज बन जाता है और यह दोबारा नहीं पिघलता है, ठीक है। तो इससे थर्मोसेटिंग ताप दृढ़ बहुलक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39 NaCl में NaCl संरचना में Na की उप सहसंयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, NaCl में क्या पूछा गया है? Na का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है। तो NaCl ये क्या है? FCC चालक है। सबसे पहले तो जान लेंगे कि ये क्या है, FCC चालक है। यह प्रत्येक Na प्लस 6 आयन और Cl आयनों से घिरा होता है, दोनों में 6, Na के पास कितना है? 6। तो निष्कर्ष यह है कि इसके जो सन्मान संख्या होगी, कोऑर्डिनेशन संख्या होगी, वो 6 आएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इस क्वेश्चन का करेक्ट होता है। प्रश्न नंबर 40 आकृष्टलीय ठोस पूछा गया, इनमें से आकृष्टलीय ठोस कौन सा है? तो दोस्तों कांच आपका आकृष्टलीय ठोस है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 41 टेफ्लॉन और नियोप्रीन उदाहरण हैं, ये उदाहरण किसके हैं ये आपको बताना है। तो ये एक प्रकार के उदाहरण जो हैं, ठीक है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा।
जिसमें दिया गया है एकलक। क्या टेफ्लॉन और नियोप्रीन उदाहरण एकलक के हैं या समबहुलक के हैं या सहबहुलक के हैं या संघनन बहुलक के लिए? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा समबहुलक। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। टेफ्लॉन केवल टेट्राफ्लोरोएथिलीन से बनता है और नियोप्रीन केवल क्लोरोप्रीन से। तो जब ये एक ही प्रकार के एकलक मोनोमर, एकलक का मतलब होता है मोनोमर, जब एक ही प्रकार के मोनोमर से कई बार जुड़ती है तो उसे समबहुलक कहते हैं, यानी होमोपॉलीमर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42, जिसमें कौन सा जिगलर नाटा उत्प्रेरक का संगठन है? तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक का जो संगठन है वो है TiCl4। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए देखेंगे जिसमें Et3Al TiCl4, ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक जिगलर नाटा कैटालिस्ट का संगठन है। प्रश्न नंबर 43, बैकेलाइट का उदाहरण है पूछा गया है। तो बैकेलाइट का उदाहरण इनमें से कौन सा है? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक ये एक प्रकार का बैकेलाइट का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 44, जिसमें कि बीसीसी में खाली स्थान होता है। बीसीसी में दोस्तों जो खाली स्थान होता है वो 32% होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर, क्योंकि बीसीसी जालक की जो संकुचन क्षमता होती है, पैकेजिंग इफिशियंसी होती है, वो 68% होती है। ये इतना हिस्सा भर जाता है तो स्टेप 2 में देखेंगे तो खाली स्थान जो हो जाता है वो 100 में से 68% माइनस कर दोगे आप तो 32% बचेगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर द सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है HCP में समवयन संख्या क्या होगी? HCP में क्या पूछा गया है? समवयन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो कितना आएगा? 12 आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। 46 नंबर क्वेश्चन है एडानिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो एडानिन इसे ए से डिनोट करते हैं और थाइमिन को टी से। तो इसके बीच में हाइड्रोजन बंध की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 2 होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। देखिए डीएनए में नाइट्रोजन बेस की पेयरिंग फिक्सिंग होती है, तो एडानिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है और इसके बीच में जो हाइड्रोजन बंध बनते हैं उनकी संख्या क्या है? उनकी संख्या 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47, जिसमें आरएनए में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? तो आरएनए में जो क्षार उपस्थित होता है वो है आपका एडानिन और साइटोसिन। कौन से क्षार होते हैं? एडानिन और साइटोसिन, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 48, जिसमें है कि मादक दर्द नाशक है। तो मादक दर्दनाशक जो है वो कोडीन है। कोडीन दर्दनाशक के रूप में आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 49, जिसमें आरएनए में सम्मिलित नहीं है एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो आरएनए में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो आरएनए में जो पाया जाता है वो ध्यान रखेंगे। आरएनए में एडानिन, गुआनिन, ठीक है, एडानिन भी पाया जाता है आरएनए में और गुआनिन पाया जाता है, साइटोसिन भी पाया जाता है। इसमें से थाइमिन नहीं पाया जाता इसमें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 50, जिसमें है कि सेंगर एन टर्मिनल विश्लेषण के परीक्षण में किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन जिसमें नाइट्रोबेंजीन, बी है क्लोरोफ्लोरोबेंजीन, ऑप्शन सी इसमें 2,4 डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन और ऑप्शन डी इसमें 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा करेक्ट उत्तर। सेंगर एन टर्मिनल विश्लेषण के परीक्षण में जिस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता था वो है 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन। प्रश्न नंबर 51, जिसमें है कि निम्नलिखित सभी में पैरामिडीन क्षार होते हैं। तो इनमें सभी में जो पैरामिडीन क्षार होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है कि एडानिन, ऑप्शन नंबर बी जिसमें है गुआनिन, सी है यूरेसिल और ऑप्शन नंबर द जिसमें है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ एडानिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, इनमें से कौन सा सहकारक है? तो सहकारक पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका आ और बा, अकार्बनिक आयन और कार्बनिक अणु, ये सभी सहकारक हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर।
प्रश्न नंबर 53 जिसमें है कि निम्नलिखित पर ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता है। प्राथमिक प्रोटीन पर, द्वितीय प्रोटीन पर, तृतीय प्रोटीन पर या फिर क्वार्टर यानी चतुर्थक प्रोटीन पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि ऊष्मा का प्रभाव प्राथमिक प्रोटीन पर नहीं पड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है तो ये पीएच में बदल जाता है, तो उसकी सेकंड यानी कि द्वितीयक और तृतीयक संरचना टूट जाती है, लेकिन अमीनो एसिड का क्रम जो पेप्टाइड बंध से जुड़ा होता है, प्राथमिक संरचना जो होती है यानी कि जो प्राथमिक स्ट्रक्चर होता है वो वैसी की वैसी रहती है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 54, कौन सा अमीनो एसिड आवश्यक है? तो इनमें से आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे ल्यूसीन, ये आवश्यक अमीनो अम्ल की श्रेणी में आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 55, किस अमीनो एसिड में क्षारीय गुण नहीं होता है? तो क्षारीय गुण जो नहीं होता है वो किस अमीनो में नहीं होता है? तो दोस्तों सीरीन, सीरीन में अमीनो एसिड का गुण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 56 जिसमें म्यूटा रोटेशन में बदलाव को संदर्भित करता है। तो म्यूटा रोटेशन यानी कि विशिष्ट घूर्णन, स्पेसिफिक रोटेशन के समय में बदलता है जब ग्लूकोज को शर्करा, ग्लूकोज जैसी शर्करा को पानी में घोला जाता है तो उसकी विशिष्ट घूर्णन के समय साथ बदलता है। ठीक है, अल्फा और बीटा के बीच में संतुलन बनाने के कारण ये ऑप्टिकल रोटेशन यानी प्रकाशीय घूर्णन में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रोटा रोटेशन ऑप्टिकल रोटेशन में बदलाव को संदर्भित करता है। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपचायक शर्करा है? अपचायक शर्करा पूछा गया था, तो इनमें से अपचायक शर्करा ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? ये अपचायक शर्करा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा अनअपचायी शर्करा है? तो अनअपचायी यानी नॉन रेड्यूसिंग शुगर, तो इनमें से नॉन रेड्यूसिंग शुगर जो है वो सुक्रोज है। सुक्रोज क्या है? नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। प्रश्न नंबर 59 जिसमें है कि मॉलिस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो मॉलिस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है कार्बोहाइड्रेट, मॉलिस टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक सामान्य परीक्षण है जो यह बताता है कि दिया गया पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 60 जिसमें अपक्रिया का उत्पाद पूछा गया है। अपक्रिया दी गई है और इसमें पूछा गया है कि इस अपक्रिया का उत्पाद क्या होगा। तो इसमें जो सही उत्पाद बनेगा वो सल्फोना, माफ कीजिएगा, वो बनेगा सल्फा सीटामाइड। तो सल्फा सीटामाइड का फॉर्मूला क्या होता है? होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी, ये आपका दिया गया है सल्फा सीटामाइड। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 61 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु बहुलक नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें कौन सा अणु बहुलक नहीं है। न्यूक्लिक अम्ल, क्लोरोफिल, प्रोटीन या सेलुलोज। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ये बहुलक नहीं है। प्रश्न नंबर 62, रिसेप्टर्स बनते हैं। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ पर बनते हैं? ये बनते हैं दोस्तों बहिर्जनित लिगेंड्स और अंतर बहिर्जनित लिगेंड से, यानी कि आ और बा दोनों से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 63 है आकृष्टीय ठोस है एमार्फस सॉलिड पूछा गया है। तो आकृष्टीय ठोस का यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा है? तो इनमें से समदैशिकता, ये आकृष्टीय ठोस की श्रेणी में आते हैं। आंसर नंबर 20 क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। इसे आइसोट्रॉपी कहते हैं, इंग्लिश में आइसोट्रॉपी कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 64, प्राकृतिक प्रोटीन में कौन से 5 तत्व उपस्थित होते हैं? तो प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। इन प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 65 जिसमें है कि क्रिस्टल जिसकी एक कोशिका की विमा A is does not equal to B, B is does not equal to C and अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो क्या होगा? तो ये जो क्रिस्टल तंत्र है ये समचतुर्भुज कहलाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 66 जिसमें क्रिस्टल में एक्स किरणों द्वारा कोई भी ब्रैकेट परिवर्तन दिखाई नहीं देगा यदि डी एच के एल छोटा होगा। तो इसमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी लैम्डा इक्वल टू 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में एक मोर्डेट रंजक है, तो मोर्डेट रंजक इनमें से एलिजरीन है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 68 युग्मन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होने वाला रंजक कौन सा है? तो युग्मन अभिक्रिया जिसे कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, तो कपलिंग अभिक्रिया द्वारा जो रंजक प्राप्त होता है वो है एजो रंजक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 69 शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में ग्लूकोज CH3OH के साथ गर्म करने पर अल्फा और बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो पाया जाता है वो एक वलय संरचना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक वलय संरचना, इस वजह से ये ग्लूकोसाइड देता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन 70 जल में घुलनशील रंजक का एक उदाहरण। जल में घुलनशील जो रंजक होते हैं वो अम्लीय रंजक होते हैं। जितने भी अम्लीय रंजक हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और इसमें SO3H या NH2 होते हैं जो पानी में से घोल देते हैं, इन्हीं के कारण ये घुलता है। प्रश्न नंबर 71 एक सरल घन में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल आयतन का अंश कितना होता है? उसमें कुल आयतन का जो अंश होता है वो π/6 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 72 समविभव बिंदु आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर अमीनो अम्ल अणु की ओर गति करेगा। तो समविभव बिंदु आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर जो अमीनो एसिड है वो यहाँ पर गति नहीं करेगा, ना कैथोड ना एनोड। देखेंगे, देखिए जब बात होती है समविभव बिंदु की, तो यह वह पीएच है जहां पर अमीनो एसिड एक आवेश पर शून्य होता है। आवेश न होने के कारण यह विद्युत क्षेत्र में भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 73 शरीर में एलर्जी किसके बनने के कारण होती है? तो शरीर में जो एलर्जी होती है वो हिस्टामिन के बनने के कारण होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोफोर नहीं है? क्रोमोफोर पूछा गया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों क्रोमोफोर होते क्या है पहले ये समझ लेते हैं। क्रोमोफोर वह होते हैं या वह समूह होते हैं जो रंग पैदा करते हैं, जैसे कि -NO2 ये आपका क्रोमोफोर है। दूसरा -N डबल बॉन्ड N, माफ कीजिएगा माइनस नहीं है, बॉन्ड NO2 बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये आपका क्या है, ये दोनों ये क्रोमोफोर है, ठीक है। लेकिन इसमें से जो NH2 है ये आक्सोक्रोम है। ये किसकी श्रेणी में आता है? ये आक्सोक्रोम है। बाकी सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N ये क्या है? क्रोमोफोर। सिंगल बॉन्ड NO2 ये भी आपका क्रोमोफोर है। सिंगल बॉन्ड NO ये भी क्रोमोफोर है, लेकिन NH2 ये क्या है आपका? ये आक्सोक्रोम है। प्रश्न नंबर 75 जिसमें है कि रंगीन यौगिक के लिए डाई के रूप में कार्य करने के लिए इसमें क्या शामिल होना चाहिए? तो इसमें शामिल क्या होना चाहिए? क्रोमोफोर और आक्सोक्रोम दोनों शामिल होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न थे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करा दिया है। कल की क्लास में हम मिलेंगे सेम इसी टाइम पर, जिसमें हम थर्ड मॉडल पेपर लेकर के आएंगे जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिन भी विद्यार्थियों का क्लास का PDF चाहिए भाई, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आपको सभी सब्जेक्ट के PDF नोट MCQ मोड में मिल जाएंगे। मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल 200 रुपये आपको पेमेंट करना है। इसके लिए 9984947535 इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, अपना नाम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख करके, तो आपको वहाँ पर डिटेल दे दी जाएगी जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के जो भी नोट्स हैं MCQ और रिटर्न प्रकार के वो दे दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको जब भी क्लास होगी तो क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइमली, और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज की ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।